Hello and welcome to my channel. Let's start with the chapter which we started yesterday. हमने जो इंटरनल रिपोर्टिंग का चैप्टर जो वो चालू किया था, हम लोग उसको आज अच्छी तरीके से हम लोग उसका आज भी टॉपिक्स अच्छे से उसको कवर कर लेंगे. ठीक है, चलो बनाए रखना एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. पॉइंट हमारा हमने अगर समझो आपको बिडिंग करनी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, गवर्नमेंट टेंडर चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. द प्री रिक्विजिट विल बी सबमिशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन को आपको सबमिट करना पड़ेगा. फिर आप बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट में अगर एंटर होना है, कोई बड़ी मर्जर अमालगमेशन, अगर कोई भी प्रकार की कोई भी एनी टाइप ऑफ द फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू एंटर, यू विल रिक्वायर टू सबमिट योर फाइनेंशियल्स टू देम. So this financial reporting is utmost level of importance, so that unless and until you won't be able to get big deals or big contracts, government tender, government grants, so for that purpose you are required to make your financial reporting very strong. So for this purposes the financial reporting stands very important in the queue. क्लियर है. चलो, फॉर द पर्पस ऑफ बिडिंग, देखो बिडिंग के लिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, गवर्नमेंट सप्लाईज के लिए एटसेट्रा, ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग करनी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और रिपोर्टिंग टू द various authorities, etc. Financial reporting also facilitate introspection of the organization. It takes stock of various affairs which would have been missed in absence of any financial. ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वैसे क्या होता है ना, आपको हर एक चीज़ रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जो भी फाइनेंस के रिलेटेड है. उससे आपको बहुत चीज़ें पता चलती है कि हम कहाँ, कौन से अमाउंट में या फिर कौन सी एरिया में वी आर मेकिंग द मिस्टेक, कौन से लेवल ऑफ इश्यूज़ है जिनको हमें अच्छे तरीके से देखना पड़ता है. उधर एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन इज बेसिकली एग्जामिनिंग द थिंग्स फ्रॉम डिटेल पर्सपेक्टिव, एग्जामिनिंग और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफ द पर्टिकुलर एस्पेक्ट फ्रॉम द स्क्रैच और फ्रॉम इन डेप्थ. उसको ड्यू डिलिजेंस भी बोला जाएगा. ठीक है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस आपने सुना होगा. सो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ ड्यू डिलिजेंस. ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली कंडक्टिंग एन इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन wherein the stock of various matters or aspect is taken into consideration. ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑल्सो फैसिलिटेट इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक चीज़ को जो भी फाइनेंस के रिलेटेड उसको एकदम अच्छे तरीके से एग्जामिन किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इट टेक्स स्टॉक मतलब इट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस अफेयर्स विच वुड हैव मिस इन एब्सेंस ऑफ फाइनेंस सिस्टम. अगर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता तो ये चीज़ हम लोग देखते नहीं, इसको हम लोग मिस कर देते. एंड वे मिस एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट गोइंग टू कॉल अस इन अ वेरी टफ टाइम. ठीक है, सो बेसिकली द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द लेवल मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, सबसे पहले हमारा कौन सा था, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है टू फाइल विद वेरियस स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली. किसके पास आरओसी के पास, और क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट फाइल करने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास, और पब्लिश भी करना पड़ता है. नेक्स्ट था, इट हेल्प करता है हमको स्टैट्यूटरी ऑडिट में, हमको ऑडिट करने में, स्टैट्यूटरी ऑडिट करने में, कंडक्ट करने में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंडक्ट करता है, अपनी एक्सप्रेस करता है ओपिनियन विद हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, और फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग एनालिसिस बेंचमार्किंग में बहुत हेल्प होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के. फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे आप ओवरसीज कैपिटल एज वेल एज डोमेस्टिक कैपिटल भी आसानी से रेज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल्स, पब्लिक इन लार्ज आप क्या कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल. कोई भी पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस क्या कर सकती है, कंपेयर कर सकते हैं. इवन मुझे बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यू कैन एंटर इनटू बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट टेंडर्स. ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, फॉर दिस पर्पस यू रिक्वायर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड. ठीक है क्या. फिर नेक्स्ट देखो, लास्ट का पॉइंट तो अफलातून बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. लास्ट का पॉइंट तो होना ही चाहिए आपके आंसर में, जो क्या बोले, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इन द फॉर्म ऑफ कंडक्ट इंट्रोस्पेक्शन, जिससे ये टेक्स इन अकाउंट ऐसी सारी चीज़ें अकाउंट में लेता है, ऐसे सारे अफेयर्स अकाउंट में लेता है ना, वो मिस हो जाते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता तो. एम आई क्लियर. चलो अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलो, हमारा क्या क्या हो चुका है जस्ट बता दूँ. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग बेसिकली उसको स्कोप में लूँगा मैं, फिर कंपोनेंट्स हो चुका, फिर ऑब्जेक्टिव्स हो चुका. अब हमने इंपॉर्टेंस भी अच्छी तरीके से इसको ख़त्म कर दिया है. ठीक है, चलो अगर आपको नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके एकदम 1.25
की स्पीड में, जो कि आपका पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.25x में ही पढ़ा था वो, ठीक है। सो बेसिकली आप एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको और इन डेप्थ में समझ में आएगा। क्लियर है क्या? चलो अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो, चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत से एडवांटेजेस हैं, हमने अच्छे तरीके से देख लिया, बट लिमिटेशंस भी है इसके कुछ। लिमिटेशंस मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको विदाउट में लिमिटेशंस में लोग देखिए, एक चीज़ डिस्कस कर लो, बंदा बिजनेस करे या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, बिजनेस करे, बिजनेस के ऊपर ध्यान दे, मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे, सारी अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते रहे। सो लिमिटेशंस भी है इसके, देखते हैं अभी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। चलो, corporate reporting is essential means by which companies communicate with investors as a part of their accountability and stewardship obligations. ध्यान सुनो, कंपनी में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। अल्टीमेटली दे बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी और ओनर ऑल्सो, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कम्युनिकेट देम अबाउट द करेंट सिनारियो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अग्री, सही बात है, ठीक है, ये सही बात है। चलो अभी आगे क्या बोलते हैं, द करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, करंट मतलब was developed in 1930s for an industrial world. In general, model provides a backward-looking review of the performance and does not provide enough relevant information for decision making today. Okay, ध्यान से सुनो। अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, बैकवर्ड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो ना, नहीं समझा, ध्यान से सुनो। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल में एक बार आता है, क्वार्टरली रिजल्ट भी हम लोग जो क्वार्टर खत्म हुआ उसका रिजल्ट देखेंगे ना। हम तो इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं पर हम इन्फॉर्मेशन उसका देख रहे हैं जो बैकवर्ड लुकिंग है, नहीं समझा। हम इन्वेस्टमेंट करने वाले इस मंथ में, मतलब अगले क्वार्टर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट हम लोग एस्टिमेट बेसिस पे करते हैं ना। प्रीवियस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा है तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छा आएगा, किसने बोला? कुछ फुल प्रूफ आपके पास कुछ, यू हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दैट यू विल गेट परफेक्ट रिजल्ट्स? नो। सो इसको बोला जाता है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, अग्री। बट वो तो हो चुका है ना पीरियड, हम लोग इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और इस पैसे से बाद में बिजनेस होने वाला है ना, तो लॉस हुआ तो हमारे लग सकते हैं, समझ में है, पैसों वाले पार्ट लग सकते हैं। तो ये हो गया लिमिटेशंस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिमिटेशन से चालू करते हैं। अभी की लिमिटेशंस क्या क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरली, हम लोग है ना, सबसे पहले पॉइंट देखो कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग इज एसेंशियल से लेके आपको इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग टुडे, वहाँ तक अच्छे से एकदम मार्किंग लेना है। फिर it is not necessarily the volume of information but the lack of comprehensive story, which is where improvements in corporate reporting are needed. Investors expect information about, ध्यान से सुनो, कितना लेवल, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हो हमको नीडेड ही नहीं है, कितना क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देते हो वो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को नीडेड, नहीं समझा। द what volume of information is being provided, that is not necessary at all, but what quality of information, what comprehensiveness of an information you possess, that requires utmost level of importance. So ये लाइन आनी चाहिए, it is not necessary the volume of information. इन्वेस्टर्स को वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, इन्वेस्टर्स को वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. The investors are not at all concerned with the volume of information. The investors are not at all concerned with the volume of information, but with the comprehensiveness of the facets or aspects of the organization. चलो पढ़ते हैं. It is not necessarily the volume of information but the lack of comprehensive story, which is where improvements in corporate are needed. Comprehensiveness नहीं होता है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप देखोगे ना, ये ऐसा मोटा मोटा बुक जैसे, अगर आप कोई भी प्रोस्पेक्टस भी देखोगे 200-250 पेज का बुक होता है. आई गेस यू गाइस आर अवेयर. प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी का इतना 200-250 पेज का बुक है, कौन पढ़ेगा मुझे बताओ, कौन पढ़ेगा, ठीक है. बट फिर भी वो लोग ऐसा दे देते हैं, ठीक है. सो हमको कितना वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर इन्वेस्टर, बट कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो लैक करता है, जो नहीं होता है ना, होना चाहिए पर वो होता नहीं है, वही तो चाहिए हमको. हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमको कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंसाइज, ठीक है. इन शॉर्ट वेरी वेल, इन शॉर्ट बोलो तो इन शॉर्ट वेरी वेल, ठीक है क्या. इट इज़ नॉट नेसेसरी, द इन्वेस्टर्स डज नॉट एक्सपेक्ट द बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन, द वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट द लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच इज़ वॉट इज नीडेड. लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं होता है, साढ़े जैसा हमको इन्फॉर्मेशन देते, दैट इज नॉट नीडेड. द कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन इज नीडेड एंड दैट चेंजेस नीड टू बी मेड व्हेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बीइंग डन. जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होते हैं ना, तो सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी होती है, जो इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली लिंकेज विद, जिससे एकदम बहुत ज़्यादा बेरिंग आती है, या फिर जो डिसीजन में पूरा चेंजेस आ सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से हाईलाइट करके देना चाहिए. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट. क्लियर है. चलो
It is not necessary, फिर से एक बार, it is not necessary the volume of information but the lack of comprehensive story, which is where the improvement should be made in the corporate रिपोर्टिंग. इन्वेस्टर एक्सपेक्ट इन्फॉर्मेशन. ध्यान से, इन्वेस्टर क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं. बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी. कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की करंट स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर के लिए स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, कंपनी का नेक्स्ट ईयर के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का भी नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है. तो इसके रिलेटेड बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करते हैं. पहले तो बिजनेसमैन, बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी, ये सारे इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं. क्लियर है क्या. बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी के रिलेटेड. intangible factors and sustainability, that is economic, environmental, social commitment. Intangible factors very important and sustainability. What are your sustainability commitments? आपने क्या क्या कमिटमेंट्स दे के रखे हैं. क्या आपने कोई मर्जर का कमिटमेंट दे चुका है, या फिर आपने कोई सब होल्डिंग सब्सिडरी यू कैन कमिटेड वेरी रिलेशन विद एनी सप्लायर. ठीक है, आपके कमिटमेंट क्या, इकोनॉमिक रिसोर्सेज. अगर इकोनॉमिक कमिटमेंट क्या है, आप पैसा कैसे रेज करने वाले फॉर नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स, फॉर नेक्स्ट डिकेड, हाउ यू गोइंग टू फंक्शन, आर यू गोइंग टू टेक, आर यू गोइंग टू मेक आउट एन FPO, अगर ऑलरेडी लिस्टेड हो तो IPO लाने वाले हो. इकोनॉमिक कमिटमेंट क्या आपके, समझ में आया क्या. सो बेसिकली दिस आर कॉल्ड एज इंटेंजिबल फैक्टर्स एंड सस्टेनेबिलिटी, वेयर दैट इज इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल कमिटमेंट. ठीक है, चलो मूविंग अहेड. इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस दैट अफेक्ट द कंपनीज वैल्यू टुडे एंड इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द फ्यूचर. ऐसा क्या परफॉर्मेंस में आपने, what डिफरेंस यू हैव मेड इन योर परफॉर्मेंस दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर नाउ एज वेल एज अहेड. नहीं समझा. Impact of your performance, what is impact of your performance that is valuable for now as well as going to make value in ahead. ठीक है, these are the kind of information which an investor need. सबसे पहले क्या, बिजनेस मॉडल कौन सा है, आपके बिजनेस है ना, जो कंपनी का बिजनेस मॉडल कौन सा है. ठीक है, what kind of business you are entered in, ये सिंपल होता है बिजनेस मॉडल. एंड ध्यान से बताओ, एंड आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रैटेजी, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. हाँ चाहिए. नेक्स्ट, आपके इंटेंजिबल फैक्टर्स, मतलब आपके सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स क्या क्या है, से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कमिटमेंट कैसे है, सोशल कमिटमेंट कैसे है, फिर एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स क्या क्या है. ठीक है, आर यू प्रैक्टिसिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. ठीक है, आजकल इन्वेस्टर्स बहुत मतलब बोलेंगे ना कि देयर इज़ अ वेरी मच ऑफ बuzz in the market that if the company is doing ESG वाला क्राइटेरिया, मतलब कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसी है, ये बहुत जन देखते हैं. ठीक है, बहुत इन्वेस्टर देखते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली. क्यों पता है, नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेंड कि एज पर देखो प्लास्टिक तो अभी बैन है, फिर भी इट इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. बट अगर ऐसी कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एनवायरमेंटल के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, उसको बंद कर दिया तो लोगों ने इतना पैसा लगा के रखा है. ठीक है, तो कभी भी बंद हो सकता है. ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल ITC, सबको पता है ITC का फुल फॉर्म, ITC के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, नूडल्स से लेके ऐसे बहुत से ऐसे कंपनीज है जो ऐसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं वो. तो ITC बेसिकली क्या है, इंडियन टोबैको कंपनी. सबको पता है ITC का इंडियन टोबैको कंपनी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले टोबैको बिजनेस में सिगारेट्स एंड ऑल ये सब ITC बनाता है. बट ITC को पता है कभी भी उसका बिजनेस बंद हो सकता है, गवर्नमेंट कभी भी धाड़ गिरा के उसका बिजनेस बंद कर सकता है, कभी बैन कर दिया तो, बराबर ना. इसलिए ITC स्टार्टेड द होटल्स. ITC होटल इंडस्ट्री में भी है. ठीक है, सो यही होता है कि आपके कमिटमेंट्स क्या क्या है. ठीक है, सोशल कमिटमेंट्स क्या है, एनवायरमेंटल कमिटमेंट क्या है, इकोनॉमिक कमिटमेंट क्या है. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी गोल्स कैसे आपके. एम आई क्लियर. चलो लेट्स गो अहेड. ठीक है, इम्पैक्ट एंड परफॉर्मेंस दैट अफेक्ट द कंपनीज वैल्यू टुडे एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल और वैल्यूएबल और इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द फ्यूचर. आपका बिजनेस का ऐसा क्या परफॉर्मेंसेस है कि वाई शुड वी इन्वेस्ट. अगर हम इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो हमको फ़ायदा क्या होगा, आपकी कंपनी ऐसा क्या काम कर रही है, या फिर आपके आज ऐसा काम करने से हमको फ्यूचर में फ़ायदा क्या होने वाला है. हमारी जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, क्या हमको वैल्यू एडिशन का पैसा मिलेगा, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट करना फ्रूटफुल होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होता है. समझ में, बल्कि हमको बलता इन्फॉर्मेशन होता है. द इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बीइंग प्रोवाइडेड टू अस. कंपनी का डायरेक्टर ये है, उसके बैकग्राउंड यहाँ, चलो ब्रीफ में इट्स ओके बट नॉट मच मोर. हमको क्या ही करना है फिर उसके बारे में. ठीक है, चलो की एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, की एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस और बेसिकली लॉ कंप्लायंसेस. कंपनी के जो की बोले मतलब इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्या कंपनी ये कंप्लायंसेस कर रही है, क्या कंपनी वो कंप्लायंसेस, जैसे कि कंपनी CSR कर रही है कि नहीं. हम आगे करेंगे इस चैप्टर में CSR है. हाँ सही सुना आपने, कंपनी CSR कर रही है कि नहीं. तो की कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीज़ें कंपनी कर रही है कि नहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो यही तो बोल रहे थे हम लोग कि इन्वेस्टर्स को नॉट नेसेसरी वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन, जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नीडेड. ठीक है, तो ये लिमिटेशंस में आते हैं. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टर. सबसे पहले बिजनेस मॉडल क्या, स्ट्रेटेजी क्या है, सस्टेनेबिलिटी एंड अदर गोल्स सच एज सस्टेनेबिलिटी एंड ये इंटेंजिबल फैक्टर्स एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट. उसमें
अदर्स में क्या क्या, इकोनॉमिक आ गया, ठीक है, फिर अपना आ गया एनवायरमेंटल, आ गया सोशल, आ गया। नेक्स्ट, impact of the performance today and how it going to be valuable for the future also. How, what is the impact and what is the impact and effect of the performance today and how it is going to value or ability to create value for the future also, ठीक है। नेक्स्ट, की एस्पेक्ट आपके गवर्नेंस के, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, आपका इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है। इंटरनल कंट्रोल जितना स्ट्रांग होता है ना गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनल कंट्रोल। जब भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है वो चेक करता है कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है। अगर इंटरनल कंट्रोल बेकार है तो वो ज़्यादा उसको बोलते हैं ना कि इंटरनल कंट्रोल इज़ नॉट गुड, सो ही विल डू मोर डिटेल वर्क ऑफ चेकिंग, ठीक है। बहुत डिटेल ऑडिट होगा। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल ठीक मतलब अच्छा खासा साउंड इंटरनल कंट्रोल है, देन टेस्ट चेकिंग विल बी कंडक्टेड। क्लियर है क्या। चलो, मतलब ऊपर से चीज़ों का देखा जाता है, सैम्पल टेस्टिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। चलो, ह्यूमन राइट्स और डाइवर्सिटी प्रैक्टिस एंड पॉलिसी, आपको ह्यूमन राइट्स और मतलब बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए आपकी पॉलिसीज़ क्या है, फिर आप कौन से डाइवर्स प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज करते हो। की फाइनेंशियल रेशियोज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी का करंट रेशियो क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन पता चलती है करंट रेशियो से, ठीक है। फिर कंपनी का पी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी टू अर्निंग रेशियो, ये कौन सा है, ठीक है। ये बेसिकली ये सारे रेशियोज फॉर्म्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंस। इसके बेसिस पे बहुत से इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये प्रोवाइड करने से अलावा हमको हर वो चीज़ देते हैं जो बहुत बेफालतू वाली होती है। क्लियर है, मतलब ये भी होता है बट कहीं पे एकदम छोटा लेवल पे होता है, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन और दिस आर द बेसिकली लिमिटेशन जो कॉल, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देने चाहिए, ऊपर वाले जो हमने किया वो लिमिटेशन है। क्लियर है। चलो, हमारा क्या हो गया, स्कोप मतलब ऑब्जेक्टिव्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, लिमिटेशंस हो गया, और हमने फाइनेंशियल के मतलब रिपोर्टिंग के कंपोनेंट्स भी कर लिए, ठीक है। हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसके साथ ही हो जाता है ख़त्म। हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ख़त्म हो गया। अब हम लोग चालू करेंगे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। हम नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर पूरा रिकॉर्ड करेंगे और इसमें हम लोग नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे कंडक्ट, ठीक है। बहुत इजी है नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें बस CSR है, ठीक है। फिर हाँ, बट इजी है और इसमें से क्वेश्चंस कंफर्म बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपना 60% ऑफ द चैप्टर विल बी डन, और एक और लेक्चर होगा जिसमें हम 100% चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। देखो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना इसमें जो बहुत इजी है, तो आप बोलते ना कि कंसेप्ट इसमें कुछ ऐसे है नहीं जो मैं आपको बहुत कंसेप्ट बताऊँ। स्टिल आई मेड यू अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल कमिटमेंट में ITC वाला। सो ऐसा नहीं है कि इसमें कंसेप्ट ही नहीं है, मैं जस्ट पढ़ के नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कंसेप्ट है नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ईजी रीडेबल है। बट क्या हो जाता है ना, मोस्ट ऑफ टाइम हमको बहुत ईजी चीज़ें होती है ना, हम लोग को करने में बहुत दिक्कत आती है। सो बेसिकली लेक्चर्स देखते जाओ, उसके साथ आपका हो जाएगा। और ऐसा नहीं है 10 मार्क का है या फिर पार्ट बी में से है या फिर कोई भी ये पार्ट है जो 10 मार्क के सिर्फ 2 ही चैप्टर तो हमको रटना है, ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट एवर रटोफाई बिकॉज आप यू आर वेन यू कॉम्पिटेटिव लेवल ऑफ एग्जाम्स, हमने हमारे वक्त पे भी इसे रटाफाई नहीं किया था। जब मैंने एग्जाम्स दिए थे तब मैंने रटाफाई नहीं ही किया था, जस्ट मैंने मार्किंग्स करे और मैं उस मार्किंग से आपको बता रहा हूँ, एंड इट हेल्प मी आउट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। चलो, तो मैं वही बता रहा हूँ, जब आप तीनों ग्रुप देते हैं आपको बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। बट इतना दिमाग में तो रखना है, इतना दिमाग में रखना है, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड राइट इट इन आवर लैंग्वेज। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आई बोलते ना कि आई शेयर विद माई रिजल्ट्स ऑल्सो कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो, लेट्स गो अहेड, और अभी नेक्स्ट सेक्शन से हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय। हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद GRMC के लेक्चर में। कल हमने एक चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है रिपोर्टिंग, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था पहले बता देता हूँ, और फिर हम लोग चैप्टर में भी आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हम लोग अच्छी तरीके से चैप्टर को याद करते हुए आगे विल गो एड, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कल हमने क्या किया था, ठीक है। सबसे पहले वी अंडरस्टूड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब एक सिंपल भाषा में क्या, फाइलिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स which are related to the company with regard to the finance, ठीक है। हम किसको फाइल करते हैं, बेसिकली हम लोग फाइल करते हैं जनरली भी फाइल विद मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी हम लोग फाइल करते हैं। क्लियर है। भी कंपोनेंट्स क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड है नोट्स टू फाइनेंशियल अकाउंट्स, थर्ड है अपना क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट, फोर्थ है प्रोस्पेक्टस, एंड देन लास्ट में है स्टेटमेंट और रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। क्लियर है क्या। चलो, इतना होने के बाद विल लेट्स गो एड, ठीक है। हम लोग ने ऑब्जेक्टिव्स, आई गेस ऑब्जेक्टिव्स हमने थोड़े बहुत कर लिए थे, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी आगे बढ़ेंगे।
लेट्स गो। कल हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए थे हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज यूज फॉर द पर्पस। अभी आई गेस ऑब्जेक्टिव से हम लोग को स्टार्ट करना है, सो विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। चलो, द प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने का ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, कोई प्रोस्पेक्टस हो गया, एनी इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन, हम लोग किसको फाइल अप करते हैं, रिपोर्टिंग किसको करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सो दैट जब हम लोग मैनेजमेंट को देंगे तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, इसका प्लानिंग करेगा, इसके ऊपर एनालिसिस करेगा, इसके ऊपर बेंचमार्किंग करेगा, विल कम टू बेंचमार्किंग एंड इससे क्या करेगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, और स्ट्रैटेजी से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग करेंगे। नाउ व्हाट्स बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग बेसिकली रिफर्स टू, समझो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है और दूसरी कंपनी टाटा कंपनी, दोनों भी सेम बिजनेस लाइन में भी और सेम बिजनेस लाइन में कॉम्पिटिटिव पोजीशन में। तो एक बिजनेस अगर उप जाता है तो वो क्या एक बेंचमार्क सेट करता है, तो दूसरा बिजनेस अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कंसिडरेशन में लेता है और ट्राइज टू अचीव द बेंचमार्किंग एंड सेट्स इट्स ओन बेंचमार्क फॉर द अनदर कंपनी। हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राइज टू अचीव द बेंचमार्क विच इज सेट ऑलरेडी बाय द अनदर कंपनी। ये कैसे होगा, सबसे पहले हमको हमारा फाइनेंस देखना पड़ेगा, हमको हमारे पहले फाइनेंशियल अमाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल बोलते हैं ना कि न्यूमेरिकल्स के साथ हमको वी विल हैव टू टेक द डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है क्या। चलो, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम लोग मैनेजमेंट को करते हैं तो मैनेजमेंट को क्या हेल्प होता है, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, एनालिसिस में और बेंचमार्किंग में, चार चीज़ों में, प्लानिंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड बेंचमार्किंग। क्लियर है क्या। चलो, देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू किसको, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, डेट प्रोवाइडर्स एंड क्रेडिटर विच इज यूज टू अनेबल देम टू मेक रैशनल, वो इधर मेल होगा, मेल नहीं है वो, ये क्या है, मेक रैशनल एंड प्रूडेंट डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट एक्सेट्रा। ध्यान से सुनो, हम लोग जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब जो फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, हम लोग किन किन को देंगे, क्रेडिटर्स को देंगे, ठीक है, हम लोग डेट प्रोवाइडर्स को देंगे, बरोबर, फिर हम लोग ऐसे लोगों को देंगे, इन्वेस्टर्स को देंगे, सो दैट वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला इन्फॉर्मेशन पढ़ के उन लोग को, वो लोग अपने एक डिसीजन बना पाएंगे, भैया ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है कि नहीं, रिस्क लेवल कैसा है, सो दैट उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ग्राउंड चाहिए होंगे ना, सो दैट उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्राउंड चाहिए होगी कि नहीं, हाँ बोलो, हाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्राउंड चाहिए होंगे, तो वो ग्राउंड्स कैसे होंगे, सो दैट इज द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टर्स मेक द डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और वेदर नॉट टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। क्लियर है क्या। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनको बेसिस देते हैं, क्लियर है, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे मेक द रैशनल एंड प्रूडेंट डिसीजन। प्रूडेंट बेसिकली कंजर्वेटिज्म होता है, उसका मतलब क्या होता है कि देखो कैलकुलेटेड रिस्क लेना इज ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है। आप बोलते हैं ना कि रिस्क लेना, रिस्क तो लेना ही है, ठीक है, बिजनेस में रिस्क लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट टू रिस्क, बट ऑलवेज टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। जितना रिस्क है क्या मुझे उतना रिटर्न मिल रहा है क्या, तो ये सब डिसीजन जब इन्वेस्टर्स लेते हैं तो उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में होता है अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो। सो वो इन्फॉर्मेशन उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए। एम आई क्लियर। तो किससे मिलती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। तो ये सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए, बेंचमार्किंग के लिए एंड किसके लिए, प्लानिंग एनालिसिस के लिए। फिर नेक्स्ट सॉरी, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, इन्फॉर्मेशन वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए और बेनिफिशियल होती है, जब इन्वेस्टर्स को देते हैं। हम जब इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो लोग क्या कर पाएंगे, एक डिसीजन ले पाएंगे कि भैया इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। फिर इवन पता है इन्वेस्टर्स अगर देखा जाए तो फिर और एक वहाँ पे एक शब्द होगा, देखो क्रेडिटर्स और डेट प्रोवाइडर्स। डेट प्रोवाइडर मतलब बेसिकली इसमें ना इनडायरेक्टली बोला बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को ना कभी भी ऐसे लोन या फिर बोलते हैं ना कि फाइनेंस नहीं करते। दे ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन द लेवल ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस, द लेवल ऑफ क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी की औकात है क्या इतना अमाउंट लेने की, सो दैट उनकी रीपेइंग कैपेसिटी है क्या, वो कैसे पता चलता है, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। क्लियर है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट को देना मैनेजमेंट को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली इन्फॉर्मेशन देना, सो दैट वो अपने काम में, ऑपरेशन में मदद कर पाए, ठीक है, डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट, ये किसको देना हम लोग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू किसको, इन्वेस्टर्स, डेट प्रोवाइडर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज इन द केस ऑफ स्टेट। बहुत बहुत, चलो हाँ ये बहुत अच्छा एरिया है। सॉरी, अभी
हाँ, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। आपको पता है लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? हाँ सर, वो कंपनी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है और उसके शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। ऑन द डेली बेसिस द शेयर्स गेट ट्रेडेड एंड देयर प्राइसेस आर बीइंग always available in the public domains. So basically this type of the companies are heavily required to make the compliances as per LADR regulation। तो वो लोग क्या करते हैं अपना फाइनेंशियल से फाइनेंशियल पब्लिक एट लार्ज को जानबूझ के मतलब उनको ऑब्लिगेशन ही होता है ना, लिस्टेड कंपनी है, सो दैट ये प्रोवाइड करते हैं, सो दैट पब्लिक को पता चले, अवेयरनेस हो कि भाई ये कंपनी एक्चुअली कैसी है, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, व्हाट इज इट स्टेटस, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, इसकी मार्केट में लेवल ऑफ मार्केट कैप कितना है, फिर मार्केट में वैल्यू कैसी है। सो ये सब कैसे पता चलता है? ये सब इसके परफॉर्मेंस से पता चलता है। और वो भी कौन सा परफॉर्मेंस? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी का जीपी कितना है, फिर ये सब रेशियोज होते हैं ना, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे बोलते हैं ना कि दायरे में आते हैं, तो इसको भी पब्लिश करना पड़ता है। कौन सी कंपनी को? भैया लिस्टेड कंपनी को, ठीक है। किसको बताना? पब्लिक को और शेयर होल्डर्स को भी, ठीक है। कौन सी कंपनी होगी? तो स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी होगी। तो क्लियर है? स्पेसिफिकली कौन सी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो। एम आई क्लियर? चलो, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे मैनेजमेंट को। सेकंड किसको प्रोवाइड करे? डेट प्रोवाइडर्स, क्रेडिटर्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट किसको प्रोवाइड करे? शेयर होल्डर्स को और पब्लिक को, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज। क्लियर है क्या? चलो अभी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लेम्स टू दोज रिसोर्सेज एंड हाउ दिस रिसोर्सेज एंड क्लेम्स हैव अंडरगॉन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान से बताओ, अभी कंपनी है, ठीक है, उसको चलने के लिए बहुत से रिसोर्सेज चाहिए लगते हैं, मैन, मशीन, मटीरियल, ठीक है, कैपिटल, मनी रिसोर्स, मैन, मनी, मशीन, ठीक है, ये सब रिसोर्सेस लगते हैं, सो दैट कंपनी ऑपरेट हो पाएगा। जो मनी वाले रिसोर्स होते हैं ना, मनी वाले पैसे वाला रिसोर्सेस, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है, इनके ऊपर किनका क्लेम है? जैसे इतना मेरे पास असेट्स है और इतना मेरे पास लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज, अब ध्यान से सुना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटीज में मेरे पास डेट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है। समझो, अब आपको पता है सिक्योर्ड डिबेंचर्स होता है, उनका क्या होता है? असेट के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज। उनका असेट के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, सिक्योरिटी होता है। अगर कंपनी फेल्स टू रीपे, इफ द कंपनी फेल्स टू रीपे ऑन द ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन, द डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी कैन सेल ऑफ द asset on which the charge has been created and take their amount of redemption along with the interest if any। समझ में आता है क्या? तो अब मुझे बताओ, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, हमारे इतने पैसे हैं, असेट्स मतलब लाइबिलिटीज हमारे हैं, और उनसे खरीदे हुए हमारे असेट्स हैं, पर उस असेट्स के ऊपर किसी का क्लेम है क्या? हाँ है, तो बताओ किसका क्लेम है? और ये क्लेम का कुछ चेंजेस हुआ है, हाउ दे हैव गॉन चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया क्या? मतलब सर रिसोर्सेज में कैसे चेंज आएगा? अगर डिबेंचर्स थे, बाद में डिबेंचर्स रिडम कर दिया तो रिसोर्सेज में चेंज आया। क्लियर है क्या? ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फेसेट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। चलो फिर से करते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स टू दिस रिसोर्सेज। कंपनी में कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, असेट कितने हैं, लाइबिलिटीज कितने हैं? लाइबिलिटी है तो कौन सी लाइबिलिटी है? डिबेंचर्स है। सिक्योर्ड वाले हैं तो बताओ, अनसिक्योर्ड वाले तो वो भी बताओ, ठीक है क्या? और अगर सिक्योर्ड है तो उनका कौन से असेट पे कितना परसेंट ऑफ चार्ज है, कितना परसेंट ऑफ सिक्योरिटी है, वो भी स्पेसिफिकली बताओ। क्लियर है क्या? मतलब क्लेम्स टू दोस रिसोर्सेज, किनका? इस असेट के ऊपर क्लेम है। क्लियर है? और अगर कुछ चेंजेस आता है ना क्लेम में, क्लेम कम हो गया या फिर क्लेम निकल गया, क्यों सर क्लेम कैसे निकल जाएगा? सर निकल जाएगा ना क्लेम, अगर डिबेंचर को मैंने रिडम्पशन कर दिया। असेट बेचेंगे कब? जब कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है। समझ में आया क्या? चलो, क्लेम्स टू दोज रिसोर्सेज व्हेन द असेट मतलब अंडरगोन, अगर चेंज आते हैं तो क्लेम्स टू दोज रिसोर्सेज बताने का। पहले तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम टू दोज रिसोर्सेज एंड चेंजेस हैव अंडरगॉन, इफ द चेंजेस हैव अंडरगॉन अमंग द रिसोर्सेज एंड क्लेम्स टू दोज रिसोर्सेज। क्लियर है? अब रिसोर्सेज क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज, असेट एंड लायबिलिटीज, जनरली असेट एंड लायबिलिटीज होता है। क्लियर है? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग करना इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करना, किसको? मैनेजमेंट को, फिर क्रेडिटर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, फिर नेक्स्ट शेयर होल्डर्स और पब्लिक को। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो फिर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कंपनी में कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसके बारे में जानकारी दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर कुछ उसमें चेंज आता है ना, चेंज उसमें कुछ क्लेम है ना सेट और लायबिलिटीज पे, तो क्लेम को भी बताओ। और अगर क्लेम में चेंज आता है, रिसोर्स में चेंज आता है, तो उसको भी स्पेसिफिकली बताओ। क्लियर हो गया क्या? चलो
जैसे पता है हर एक कंपनी अपनी ना वेबसाइट बनाती है और वेबसाइट के ऊपर ना बहुत सी इन्फॉर्मेशन डे बाय डे क्या करती है, अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आती है फटाक से करती है। स्पेसिफिकली आपने देखा होगा लिस्टेड कंपनी जैसे करती है, आप देखोगे रिलायंस कंपनी है, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाटा डज दैट, ठीक है, उसको बोलते हैं वेबसाइट मैनेजमेंट। डे बाय डे अगर कुछ भी चीज़ें, अगर नई चेंजेस आती है ना मार्केट में, तो अपने वेबसाइट पे दिखाते हैं, अपने बैलेंस शीट पे कुछ चेंजेस, हाँ स्पेसिफिकली वो चीज़ें को दे डिस्क्लोज इट विच आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, which have the direct bearing on the financial aspect of the organization. So such kind of information are being provided by the company to the people in the form of financial reporting. Clear है क्या? चलो let's move ahead. समझ रहे हैं ना? अभी आगे बढ़ते हैं. Providing information as to how an organization is procuring and using resources. ध्यान से सुनो. ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए मैंने अभी जस्ट बताया था बहुत से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है भैया. कौन सा? मेन मतलब लेबर, मशीन, मशीनरीज, मनी जो कि कैपिटल पैसा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, मैन, मशीन, मनी, ठीक है, मटेरियल्स लगते हैं. सर मटेरियल्स मतलब क्या होता है? अरे भैया रॉ मटेरियल, ये इसकी भी ज़रूरत लगती है ना. तो उन रिसोर्सेज को हम लोग कैसे लेते हैं, किन के पास से लेते हैं, कितना अमाउंट का लेते हैं, एंड हम उसको यूटिलाइज किस प्रकार करते हैं. सर इसमें फाइनेंस के रिलेटेड कैसे आया ना, रिसोर्स उड़ के आएगा, पैसा देना पड़ेगा ना, तो जेब से पैसे जा रहे हैं ना, तो हमको प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं, परचेस कैसे कर रहे हैं, प्रोक्योर कैसे कर रहे हैं, परचेस कैसे कर रहे हैं, एंड उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, इसका भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ही आता है वो, और इसका भी इन्फॉर्मेशन आपको देना है. क्यों सर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे है? क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है फिर तेरा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिखता है कि नहीं लिखता है? लिखता है ना. सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन किसको 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 अब तुम लोग को बोलना है मेरे साथ, किसको? मैनेजमेंट को. सेकंड किसको? डेट प्रोवाइडर्स, क्रेडिटर्स को, ठीक है, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिख सकते हो. थर्ड किसको प्रोवाइड करने का है? किसको बोलो? पब्लिक कंपनी है तो किसको प्रोवाइड करने का है? पब्लिक कंपनी है तो किसको प्रोवाइड करना है? शेयर होल्डर्स और पब्लिक एट लार्ज को इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है. नेक्स्ट कौन सी चीज़ों के बारे में बताने का है? कौन सी फटाक से? इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड क्लेम्स टू दोस रिसोर्सेज. अगर कोई चेंज अंडरगोन हो गया तो उस चेंज को भी बताओ. क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट आप कैसे प्रोक्योर करते हो रिसोर्सेज को? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. क्लियर हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज टू various stakeholders regarding performance management of an organization as to how diligently and ethically they are discharging their fiduciary responsibilities. ध्यान से सुनो. मुझे बताओ कंपनी का ओनर कौन है? क्या बकवास की बात कर रहे हो सर? इधर तक पहुंच गए, मतलब कंपनी का ओनर है, हमको कौन है पता नहीं होगा. ऑब्वियसली ना स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, बराबर. स्टेक होल्डर्स नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, बदतमीज इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है. इक्विटी शेयर होल्डर ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं कंपनी के ओनर्स, ठीक है. कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? क्या बोल रहा है यार ये? अरे कंपनी को मैनेज कौन करते हैं बता दो ना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो मैनेजमेंट कौन से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इतना सबको पता है. हाँ अब ध्यान से सुनो. कंपनी के ना फिड्यूशियरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है? एक जिम्मेदारी का वर्क, एक जिम्मेदारी की बोलते हैं ना कि देयर इज अ रिस्पॉन्सिबल चेयर इन विच अ पर्सन इज बिंग अकॉर्डेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज, ठीक है. ध्यान से सुनो. कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मतलब कंपनी को चलाने की इनकी जिम्मेदारी होती है. मैंने समझो आपको कोई जिम्मेदारी थी तो आप मेरे फिड्यूशियरी कैपेसिटी में स्टैंड होती हो. जैसे मैं बोला चाहूँ डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर की जिम्मेदारी है मुझे ठीक करना, ठीक है. हाँ कंप्लीटली यू कैन नॉट मेक हिम लायबल, मतलब बोलते ना कि दिस इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, विद कम्स विद बेसिकली. अब देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी चलाने का काम दिया, अग्री. हाँ किस डिलीजेंट तरीके से, किस एथिकल से, कितने मोरालिटी से, कितने इंटेलेक्चुअली वो काम अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हैं, ये भी उनको बताना होगा, ठीक है क्या. ये भी किसको, मतलब ये भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक बोलते हैं एस्पेक्ट हो जाता है. दिस इज बेसिकली पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हाउ डिलीजेंटली, एथिकली, मोराली the fiduciary duties are being performed by the directors or management team of the organization. सर इसका कैसे इम्पैक्ट, इसका कैसे रिलेशन है फाइनेंशियल में? समझ में नहीं आया. काम कर रहे हैं ना वो कंपनी में, काम करेगा अच्छे से तभी तो धंधा होएगा तो प्रॉफिट होएगा, और तब प्रॉफिट होएगा मतलब प्रॉफिट वाला मैटर, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला मैटर. आर यू गाइस गेटिंग इट? सो हाउ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, किसको पता है? चिल्ला के सारे स्टेक होल्डर्स को बताने का है. रिगार्डिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैसे कंपनी परफॉर्म करती है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज टू हाउ डिलीजेंटली, कैसे, कितने डिलीजेंट से, कितने एथिक्स से, कितनी डिलीजेंट से, कितने एथिक्स से, कितने डिग्निटी से, कितनी मोरालिटी से दे आर डिस्चार्जिंग देयर फिड्यूशियरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी उनका काम है, जो भी उनकी जिम्मेदारी है,
चाहिए वो कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं वो भी उनको बताना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू किसको, मैनेजमेंट को, फिर इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स को, फिर शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक एट लार्ज को, अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो। देन कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो लोग मतलब हाउ दे प्रोक्योर दैट एंड हाउ दे यूज इट वो भी बताना है। फिर कैसे रॉ मटेरियल वो लोग लेते हैं और बाद में कैसे यूज़ करते हैं। फिर इन्फॉर्मेशन कैसे वेरियस स्टेक होल्डर्स को वो लोग बताते हैं रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज बीन डिलीजेंटली एंड एथिकली बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है क्या? ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप है ना अगर लेक्चर बैठ लो अच्छे से समझ लो कंसेप्ट आप खुद से लिख सकते हो। यस, अपने को इतने लिबर्टी दे चुके हैं, ठीक है, बट ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है तो चैप्टर में से तो आप रट्टा मत मारो, जस्ट लेक्चर देख लो, एक बार समझ लो कंसेप्ट को एंड यू राइट इट बाय योर ओन एस्पेक्ट्स। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विच इन टर्न फैसिलिटेट्स ऑडिट। ध्यान से सुनो, अभी अपना जो एक आता है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर अब जो कंपनी के ऑडिटर्स होते हैं ना उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए दे रिक्वायर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। द इन्फॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कंडक्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है क्या? उनके पास क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रॉपर्ली इसको ऑडिट करते, चेक करते, वेरीफाई करते हैं, दे कंपेयर इट विद द वाउचर्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होता है सो दैट द इन्फॉर्मेशन कैन बी डायरेक्टली बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर द ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हु कैन कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। क्लियर है क्या? चलो, प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर बाय लुकिंग इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, ट्रेड यूनियन एंड गवर्नमेंट। इससे क्या होता है? एनहांस होता है सोशल वेलफेयर। एनहांसिंग ऑफ द सोशल वेलफेयर मतलब क्या? सो दैट इट कम्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सोसाइटी, दैट द कंपनी इज बीइंग वर्किंग इन वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। सो उनका कैसे एक गुडविल बनने के, मतलब गुडविल बनने के, गुडविल और मार्केट वैल्यू एडेड बोलते हैं ना कि एक मार्केट वैल्यू बनती है, एक गुडविल बनता है मार्केट में, दैट हाँ भैया कंपनी सब बता के कर रही है, कुछ फाइनेंशियल्स में इसके लफड़ा नहीं है, सो दैट द कंपनी इज मतलब सेफर, द मनी इज इन द सेफर हैंड्स, द इन्वेस्टर्स में उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समझ में आया क्या? गवर्नमेंट के भी एक ऐसे बोलते हैं ना कि एक रिगार्ड्स में आ जाते हैं कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, ठीक है, मतलब बोलते हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बन जाता है ऐसे कंपनी में अगर आप प्रॉपर्ली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। चलो अभी हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आई गेस आपको पता चल ही गया होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का इंपॉर्टेंस बहुत अटमोस्ट लेवल वाला है। क्लियर है? चलो चलते अभी अपन एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, बट वंस यू फिनिश द लेक्चर ना, आपको इतना तो गारंटी है कि 100% आपको समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलो आपको दोबारा इसको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कितना लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस क्या? चलो हम लोग वन बाय वन विल हिट इट, ठीक है। चलो, द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज। It is required by each and every stakeholder for multiple reasons and purposes. The following point highlight the importance of financial reporting. मतलब इसमें सिंपल भाषा बोला है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भैया अपन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसका इंपॉर्टेंस और पर्पस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है, और फॉलोइंग पॉइंट उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अटमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इज बेसिकली आपको एक कंपनी के बारे में जजमेंट, मतलब जज बन जा, एक जजमेंट निकाल सकते हो हाउ कंपनी इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल यू इन्वेस्ट ना। इवन इफ आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, कोई कंपनी में अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना होगा, सो आई बेसिकली फर्स्ट मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखूंगा ही देखूंगा, ऑन बोर्ड कौन है, ठीक है, मैनेजमेंट टीम कौन है, विल लुक इनटू इट। बेसिकली इतना तो आप इन्फॉर्मेशन देखे लोगे कि कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है और पास्ट क्वार्टर्स में उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। उसके बेसिस पे कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है। चलो, it helps an organization to comply with the various statutes and regulatory requirement. The organizations required to file ROC, first statement to financial statement to ROC, government agencies in the case of listed companies. ध्यान से सुनो, एकदम सिंपल भाषा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सबसे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किन किन को करना होता है। जैसे ROC को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, बट अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, इफ सी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द ROC। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास फाइल करना होता है। बट अगर आप कौन सी कंपनी हो, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, ना, इफ यू आर लिस्टेड कंपनी, सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल क्वार्टरली रिजल्ट्स, हाफ ईयरली रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल बोलते हैं कि एनुअल रिजल्ट्स विद द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो यू हैव टू पब्लिश इट, ठीक है, ऑल्सो यू हैव टू पब्लिश इट, ठीक है। सो इट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइल इट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सबसे पहले फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC, बट इफ यू आर अ listed company, file the
क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद द स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है क्या? चलो इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग such as financial statement is required to be filed with ROC. ठीक है, every year the company is required to file the financial statement with ROC. Next, but if the company is a listed company, it is required to file the financial statement or results annually as well as quarterly. समझा क्या? आपको आप इसके लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको जैसे भी लैंग्वेज जमती है वैसे लिख सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस का पहले पॉइंट समझा, लेट्स गो अहेड। इट फैसिलिटेट स्टैट्यूटरी ऑडिट। जस्ट कर क्या है? जस्ट The statutory auditors are required to audit the financial statements of an organization to express their opinion. Financial reporting बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको इससे क्या होता है? फैसिलिटेट मतलब क्या होता है भैया? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ऑडिट करने में बहुत आसानी होती है। उसको जो बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिलते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलते हैं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलता है, इतना जो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसके बेसिस पे वो चेक करता है, ऑडिट करता है। ठीक है, और बाद में एंड में क्या देता है? अपना ओपिनियन, ऑडिट ओपिनियन देता है, वो एक्सप्रेस करके देता है ओपिनियन। क्लियर है? क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, जो भी वो डिस्क्लेमर, जो भी अपना ओपिनियन वो देखे जाता है। ठीक है क्या? ये क्या बोल रहे हो? ऑडिट क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, दिस इज बेसिकली टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंस में सबसे पहले पॉइंट क्या था? द एवरी ईयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC. But if the company is a listed company, it is required to file annual and quarterly financial results with the stock exchange and make it publish to the public also. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? इट फैसिलिटेट मतलब इट हेल्प्स फॉर द कंडक्टिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। खत्म। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, financial report forms the backbone for financial planning, analysis, benchmarking and decision making. They are used for the above purposes by various stakeholders. ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल जस्ट हमने जब मैनेजमेंट वाला ऑब्जेक्ट में पहला पॉइंट अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये सारी चीज़ें बोली थी। ध्यान से सुनो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज जस्ट द बैकबोन फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग समझता है, कंपनी में कितना पैसा होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस में कितने पैसे की नीड है, कितने पैसे के यूज़ होना चाहिए, कितना पैसा सेविंग में होना चाहिए, कितना मतलब रिजर्व्स में कितना पैसा होना चाहिए, तो दिस इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। समझ में आया क्या? कैश फ्लो कितना हमारे पास हाथ में कैश फ्लो कितना होना चाहिए, कितना हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी को भी कर लेनी चाहिए, या फिर कितना कंपनी को कैश इन हैंड रखना चाहिए, दिस इज ऑल कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके लिए आपको नीडेड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिससे क्या होगा? आप प्लान कर पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे। बेंचमार्किंग जस्ट बताया था टाटा और रिलायंस का। ठीक है, प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग और डिसीजन मेकिंग करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। समझा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेसिकली द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। समझा अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लानिंग करने के लिए सर, एनालिसिस करने के लिए सर, बेंचमार्किंग करने के लिए सर, प्लानिंग करने के लिए सर, एनालिसिस करने के लिए, बेंचमार्किंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है? सो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है क्या? चलो, और वाई हाउ डज इट इज बैकबोन? फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, एनालिसिस, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन मेकिंग। समझा क्या? इंपॉर्टेंस सबसे पहले क्या? एवरी ईयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC, एंड इन द केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी, एनुअल एज वेल एज क्वार्टरली फाइनेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द पब्लिक। मतलब पब्लिक को भी पब्लिश कर देना भैया। समझ में? नेक्स्ट क्या बोला था? नेक्स्ट इसमें पॉइंट बोला था, इट फैसिलिटेट स्टैट्यूटरी ऑडिट। फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? हेल्प द कंडक्टिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, इन्फॉर्मेशन देखता है, ऑडिट करता है, एक्सप्रेस करता है ओपिनियन। क्लियर है? इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग इट रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल्स। ठीक है, बाद में नेक्स्ट हमने क्या देखा था? नेक्स्ट हमने देखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द पर्पस किसके लिए? प्लानिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, बेंचमार्किंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। क्लियर है? समझो इंपॉर्टेंस क्या होता है। चलो नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रेज कैपिटल बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज। हम लोग ध्यान से सीखो, हम लोग करके। अगर मुझे बताओ किसी कंपनी का अभी इन्वेस्टमेंट, जस्ट मैंने बताया था किसी भी कंपनी की, ये वही पॉइंट है, अगर आपकी कंपनी का फाइनेंशियल तगड़ा है, असेट्स अच्छे खासे है, कैश फ्लो भी है, ठीक है, यू आर नॉट विद मच ऑफ डेट है तो डेट होना भी चाहिए, डेट भी फ्री वाला इतना भी कंपनी ठीक हो। मतलब इससे क्या पता चलता है कि कंपनी
itself is a risk taking capacity वाली कंपनी, ठीक है। तो कंपनी में अच्छा खासा मतलब बोलते हैं ना कि मैनेज्ड, वेल मैनेज कंपनी है, उसका प्रॉपरली फाइनेंशियल्स तगड़ा वाला है, ठीक है। इट हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ बेसिकली रिसोर्सेज, मनी being utilized in a proper way, the financial planning is being done in a correct, it has fixed everything in a proper way. So on the basis of such information, मुझे कैसे पता चलेगा? ये सब इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी ना, जनरली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इट इज़ वेरी, अगर आपके फाइनेंशियल अच्छे खासे, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर द कंपनी टू रेज द कैपिटल, वेदर फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और वेदर फ्रॉम फॉरेन मार्केट, ठीक है। ओवरसीज से भी पैसा लेना आसान हो सकता है आपको, और डोमेस्टिक कोई भी आपको पैसा दे देगा अगर आपका क्रेडिट वर्थिनेस तगड़ा लेवल का है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस याद करके जाने। सी एवरी ईयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइलिंग द फाइनेंशियल्स विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। So every year the company is required to file the financial statement with ROC, but if you are a listed company, but in the case of listed company, the company is required to file the annual as well as quarterly financial results with the stock exchange, and also is required to publish in the public domain. Clear है? Next, it helps for conducting the statutory audit. Statutory auditor expresses the conducts audit or checking of the accounts or financial statement and express its opinion. Financial reporting forms the backbone. Financial reporting forms the backbone of the financial planning for the purpose of analysis, planning, ठीक है, benchmarking and decision making. क्लियर है क्या concepts? चलो अभी हमने जो जस्ट किया था, it helps for raising the capital both from domestic as well as overseas market. समझा? आगे बढ़ते हैं। अभी on the basis of financials, the public in large can analyze the performance of organization as well as of its management. ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। On the basis of financial, public in large can analyze the performance of organization as well as of its management. फाइनेंशियल से पता चलता है कि हमारी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। समझो मैं कंपनी का ओनर, XYZ कंपनी मेरी है, ठीक है, मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया, तो उस फाइनेंशियल देख के पता चलता है अच्छा कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स भी, क्रॉस सेल्स मार्जिन अच्छा खासा तगड़ा लेवल का है, ठीक है, ओके, कैश भी मेंटेन है, ठीक है, प्रॉपरली है, ग्रॉस मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिला है, लॉस भी नहीं है, बैड डेट नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमारी मैनेजमेंट कुछ काम अच्छा लेवल का कर रही है। सो परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पता चलता है कितना अच्छा लेवल का कंपनी काम कर रही है, कितना अच्छा लेवल का कंपनी काम कर रही है। इनफैक्ट मैनेजमेंट का भी परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हमको कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो क्लियर है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं भैया। क्लियर है क्या? सो इट डिस्क्लोजेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजेस the performance of the organization as well as of its management. Financial reporting discloses the performance of its management and the performance of its organization as well. Clear है क्या? चलो पहला पॉइंट हमने कौन सा किया था, याद ही करते जाना है हमको। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हमने पहला पॉइंट कौन सा किया था? फर्स्ट पॉइंट ये था कि द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द रेगुलेटरी कंप्लायंस और रिक्वायरमेंट एंड every year the company is required to file the financial statement with the ROC, and in the case of listed company it is required to file with stock exchange as well as make it public or get it published on a public domain. Next, it helps in a statutory, it facilitates or helps in conducting statutory audit. Statutory auditor conduct the statutory audit and express its opinion, ठीक है। Third, financial reporting forms the backbone for financial planning such as planning, analysis, decision making, benchmarking, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? हमने देखा था ना कि हाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कैसे बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बेसिस पे हम लोग कैसे आप कंपनी का परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाएंगे एज वेल एज इट्स मैनेजमेंट का, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। अभी और बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक पॉइंट हमने मिस कर दिया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से हम लोग की क्रेडिट वर्थिनेस अच्छी रहती है, तो डोमेस्टिक मार्केट से भी और फॉरेन मार्केट से भी हम लोग इजीली पैसा रेज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? लेट्स गो अहेड।